आज का हमारा टॉपिक होगा क्रॉप्स फॉर यूरोप। और इसका जो पहला टॉपिक था वो हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं और ये आपके एनसीईआरटी से सेकंड टॉपिक है, ठीक है। और इस सेकंड टॉपिक के अंदर भी आपको छोटे मोटे सब टॉपिक भी मिलेंगे आपको, है ना। जैसे ये टॉपिक है आपका, तो इसके अंदर भी छोटा छोटा टॉपिक आपको 4-5 मिलेगा। तो उस टॉपिक को भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हुए हैं एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। मेनली हम लोग 3 सिस्टम पढ़े हैं, है ना। रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो इंडियन कंपनी ने 3 नियम लगाया था अपना, पहला परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा महलवारी सेटलमेंट और तीसरा क्या था, म्यूनरो सिस्टम, है ना। और इन तीनों के मदद से वो क्या करता था, मेनली रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करता था। यहाँ तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। चलिए अब परमानेंट सेटलमेंट क्या था, महलवारी सेटलमेंट क्या था, म्यूनरो सिस्टम क्या था, इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। आज का हमारा एकदम नया टॉपिक होगा क्रॉप्स फॉर यूरोप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है मतलब, अच्छा इस टॉपिक का मतलब क्या होगा। इस टॉपिक का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में भारत से कौन कौन से क्रॉप जाते थे, है ना। मेनली हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो दी क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ तक आपको मालूम है कि गांवों से अधिकतर जो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, जो दीवानी राइट था, वो अंग्रेजों को मिल चुका था, है ना। अब धीरे धीरे अंग्रेजों को लग रहा था कि यार केवल गांव से क्या टैक्स ही कलेक्ट किया जा सकता है क्या, क्या गांव से कुछ और नहीं हो सकता है क्या, है ना। जैसे हम लोग तो पढ़े हैं परमानेंट सेटलमेंट था, महलवाड़ी सेटलमेंट था, फिर से म्यूनरो सिस्टम था, है ना। इन सभी के मदद से वो लोग टैक्स कलेक्ट तो करता था, लेकिन अब उनको ये लग रहा था कि क्या गांवों से केवल टैक्स ही कलेक्ट किया जा सकता है क्या, और कुछ नहीं हो सकता है। तब इनको लगा कि नहीं, गाँव से खेती भी करवाया जा सकता है। गांव वालों से टैक्स तो लेते ही लेते हैं, इसके साथ ही साथ गांव वालों से खेती भी करवाया जा सकता है। लेकिन वही खेती करवाएंगे हम लोग, अंग्रेज का कहना था कि गांव वालों से वही खेती करवाएंगे जिस खेती का, जिस क्रॉप्स का डिमांड है कहाँ पे, यूरोप में, है ना। क्योंकि उनका मकसद ही था भारत को लूटो। हालांकि उनका पहले तो मकसद था कि ट्रेडिंग के मामले में आए थे, वो लोग व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में लालच हो गया उनका, है ना। तो उनका मकसद यही था कि यहाँ से सामानों को लूटो और अपने देश में भरो, यानी कि यूरोप में उसको जाके डाल दो, यही था उनका मकसद। तो अब इनका दिमाग चलने लगा है उन सारे फसलों पर जो फसल यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब यहाँ से आप ये पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के भारत में खेती वो लोग करवाते थे, ठीक है। तो पहले पॉइंट से आपको क्या समझ में आया, पहले पॉइंट से आपको ये समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब गांवों से केवल टैक्स कलेक्ट करना नहीं चाह रहे थे, वो टैक्स तो अब कलेक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ गांव वालों से खेती भी करवाने वाले हैं। अब चले जानते हैं इसके बारे में और क्या हुआ इसके आगे। द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। तो सबसे पहले जो अंग्रेजों को भारत में सूझा कि इसका खेती करवाया जाए, वो 2 चीज़ था। हालांकि बाद में उनका डिमांड और बढ़ता चला गया, लेकिन सबसे पहला जो था वो था आपका ओपियम और इंडिगो। ओपियम क्या होता है, ओपियम को हम लोग हिंदी में कहते हैं अफीम, है ना। एक नशीला पदार्थ होता है, समझ रहे बात को। जैसे हमारा यहाँ पे है ना तंबाकू है, सिगरेट है, उसी प्रकार से हमारा एक ओपियम था, और ये ओपियम को हम लोग हिंदी में आप सुनेंगे अफीम, अफीम कहते हैं, ठीक है। ये था। और इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, जो आज हम लोग अपने उजाले शर्ट में देते हैं ना, उजाला कलर, ब्लू कलर का, वही हमारा इंडिगो है। तो और ये जो इंडिगो है और जो ओपियम है ना, इन दोनों चीज़ों का यूरोप के लोगों का जो डिमांड था बहुत ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि देखो नशीला पदार्थ है ना, जिसको एक बार आदत लग जाता है छूटना बड़ा मुश्किल है ना। वही बात है ना कि मतलब जिसको एक बार लग गया तो फिर छूटना मुश्किल है ना। तो वही चीज़ है कि यूरोप वाले लोगों को ओपियम का स्वाद मिल चुका था, उनका इसको लत लग चुका था, तो वो लोग इसको इजीली छोड़ नहीं पा रहे थे। तो उनका कहना था कि इंडिया से ओपियम लाओ, ओपियम खाएंगे, है ना। वो हो गया पहला। और दूसरा इंडिगो। अब देखो किसको कपड़ा अच्छा पहनना पसंद नहीं है, हर किसी को पहनना अच्छा कपड़ा पसंद है, और इंडिगो का डिमांड वहाँ पे इसलिए ज़्यादा था क्योंकि भारत में जो इंडिगो उगाया जाता था, नील का जो खेती होता था बहुत प्योर होता था, एकदम बहुत शुद्ध, है ना। एक बूंद यदि उजाले शर्ट में डाल दिया ना तो पूरा उसको नीला कर देता था, ऐसा प्रकार का था,
तो इन दोनों का डिमांड, ओपियम का और इंडिगो का डिमांड बहुत ज़्यादा था और उसका खेती इंडिया में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, ब्रिटिश करवा रहे थे। आगे क्या हुआ, द ब्रिटिश फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स लाइक जूट इन बंगाल। और अब यहाँ पे सुनिए, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले ओपियम और इंडिगो का खेती करवाया उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे उनको मालूम चलता गया कि इंडिया में इंडिया के गाँवों में और भी अलग अलग प्रकार के खेती हो सकते हैं, है ना, उनको पसंद भी किया जाने लगा यूरोप के लोगों के द्वारा। तो अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगा, लोगों को फोर्स करने लगा, गांव के लोगों को, किसानों को फोर्स करने लगा कि तुम खेती करो ही करो। अच्छा, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि किसान है, खेती करेगा तो किसान का फायदा होगा, तो यहाँ पे अंग्रेज उसको फोर्स क्यों कर रहा है, दबाव क्यों डाल रहा है खेती करने के लिए, बता सकते हैं कारण? उससे हुआ है मतलब करवा लिया, हाँ, और उसको उसके लिए कम पैसा देगा और उसको वहाँ जाके महंगे दाम में बेच देगा। बिल्कुल यही बात है। देखो, किसान का काम क्या है, किसान का काम है खेती करना, और अंग्रेज क्या कर रहा था, खेती करो भाई, खेती करो। तो चुपचाप जो अंग्रेज कह रहा है खेती करने के लिए, किसानों को करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रिटिश फोर्स्ड, वो फोर्स कर रहा है किसानों को कि तुम खेती करो ही करो। अब यहाँ पे फोर्स क्यों कर रहा है, देखो ध्यान से सुनो। फोर्स इसलिए कर रहा है, इसके पीछे दो तीन कारण है। पहला कारण ये कि ओपियम हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, फिर से कॉटन हो गया, इन सभी का खेती करने में समय बहुत लगता है, समय बहुत लगता है, साथ ही साथ पैसा बहुत लगता है ना। पहला समय, दूसरा पैसा, और तीसरा जो ये खेती करता था इससे कम दाम में खरीदता था अंग्रेज और महंगे दामों में जाके अपने देश यूरोप में बेचता था। तो अब ज़रा सोचो, जो आदमी धूप में, बरसात में, कीचड़ में, मिट्टी में एकदम पूरा लथपथ हो के खेती किया है और उसको अपने अनाज का उतना दाम भी ना मिले, तो क्या वो खेती करना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। इसलिए वो किसान खेती करना नहीं चाहते थे, इसलिए अंग्रेज उसको जबरन फोर्स करते थे कि तुम खेती करो ही करो, है ना। वही बात है यहाँ पे। तो ओपियम और इंडिगो के अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता था कि भारत के किसान खेती करे हमारे लिए, वो क्या क्या था, जूट था, वो भी कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। और टी था कहाँ पे, असम में। और शुगर कैन कहाँ पे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी कि आज हम लोग किस नाम से, उत्तर प्रदेश में। और आज भी उत्तर प्रदेश में गन्ने का खेती बहुत होता है, बहुत होता है आज भी, ठीक है। उसके बाद वीट इन पंजाब, यानी कि गेहूं का खेती पंजाब में। कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, महाराष्ट्र में कॉटन, और महाराष्ट्र और पंजाब में दोनों जगह पे कॉटन का खेती वो लोग करवाते थे। साथ ही साथ राइस इन मद्रास, और मद्रास को किस नाम से जानते हैं आज हम लोग, चेन्नई के नाम से। तो ये कुछ क्रॉप हैं और अलग अलग जगह हैं जहाँ पे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रॉप का खेती वो लोग करवाते थे और उसको कम दामों में खरीद के अपने देश यूरोप में जाके बेचते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ रहा है? आगे आगे लिखा हुआ है द ब्रिटिश यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेज अपने फसलों को करवाने के लिए अलग अलग प्रकार के मेथड को अपनाता था। मेथड मतलब क्या, तरीके को। वो लोगों को, देखो पहले होता क्या था ना कि यदि इंडियन किसानों के पास पैसे नहीं है तो अंग्रेज पैसा देता था लोन के तौर पे, लो पैसा लो खेती करो। और हम लोग बेचारे मासूम लोग एकदम खुश हो जाते थे, गदगद हो जाते थे, अरे अंग्रेज साहब पैसा दे रहे हैं खेती करने के लिए। लेकिन उसको क्या पता कि जो पैसा दे रहा है वो दोगुना टैक्स के रूप में वसूल भी लेगा, है ना, हमको मालूम नहीं था उतना। तो अंग्रेज ने अलग अलग तरीके से हम लोगों को लुभाते थे कि लो भाई पैसा लो और खेती हमारे लिए करो। तो कभी वो हम लोगों को लोन देते थे, कभी कभी हो गया हमारे सामानों को कम दाम में खरीद लिए, है ना। यानी कि वो अलग अलग प्रकार के नियम तौर तरीकों को अपनाते थे खेती करवाने के लिए, ठीक है। यदि हमको मन नहीं है खेती करने का तो फिर भी जबरन खेती वो करवाता था। तो अलग अलग तरीके उनके पास थे जिससे कि वो अपना खेती करवाया करता था। चलिए यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया? तो यदि आपसे यहाँ पे भी फिलहाल पूछ दे यहाँ तक में कि यूरोप में किन किन क्रॉप का डिमांड था, तो आप मेनली उतना याद ना रहे ना, तो 3-4 तो आप ऐसे बता सकते हैं। पहला आप बता सकते हैं ओपियम का, इंडिगो बता सकते हैं, उसके बाद कॉटन बता सकते हैं, जूट बता सकते हैं, वीट बता सकते हैं, शुगर कैन बता सकते हैं। 6 तो ऐसे ही हो गया, है ना। तो ये सब का डिमांड जो है ना यूरोप में बहुत ज़्यादा था, वहाँ के लोगों को ये सारा चीज़ पसंद बहुत ज़्यादा आता था, ठीक है। और वहाँ का अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ना कि सर जब यूरोप में इनका डिमांड ज़्यादा है तो यूरोप में से खेती क्यों नहीं होता होगा,
जमीन के कारण और साथ ही साथ लेबर के कारण। देखो अंग्रेज ना बड़ा सुकुमार होते हैं सब, है ना, बड़ा एकदम गोरे गोरे होते हैं, थोड़ा सा मिट्टी लग गया तो ओ माय गॉड मिट्टी लग गया, इस प्रकार का वो लोग, है ना, रिएक्शन सबका रहता है। तो वो लोग खेती में खेत जल्दी करना नहीं चाहते वो लोग, है ना, वो लोग चाहते हैं कि बस मिल जाए काम चल जाए, साफ सुथरा रहना चाहता है वो लोग, है ना। तो 2-3 फैक्टर है, वहाँ का उतना मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है जहाँ ब्रिटेन का। दूसरी बात ये कि वो लोग उतना साफ़ सुथरा रहना चाहते हैं, अपने शरीर को गंदा नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं उतना, तो ये कारण था। चलिए तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपके बुक का एक और टॉपिक है, डज कलर हैव अ हिस्ट्री। क्या कलर का भी एक इतिहास हो सकता है क्या? कलर यहाँ पे कौन सा कलर का बात कर रहा है? इंडिगो यानी कि ब्लू कलर, है ना, है, इतिहास इसका है। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 30 देख सकते हैं। इसमें 2 डिजाइन बनाया गया है, ठीक ना। एक डिजाइन का नाम है आपका, एक डिजाइन का नाम है कलमकारी प्रिंट, है ना, और एक है आपका मॉरिस बनाया था, वो एक आदमी था मॉरिस, उसका पूरा नाम था विलियम मॉरिस, ठीक है। और ये विलियम मॉरिस जो है, ये आपके सारा बुक में चीज लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप पेज नंबर 30 देख सकते हैं। पेज नंबर 30 में फिगर नंबर 5 और 6 इसमें 2 डिजाइन बनाया गया है, और इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन ये है कि इसमें इंडिगो का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। पहला प्रिंट आपका कलमकारी प्रिंट है, उसका नाम है कलमकारी प्रिंट, उसका जो डिज़ाइन बनाया गया है उसका नाम है। और दूसरा जो है फिगर नंबर 6, ये विलियम मॉरिस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ये विलियम मॉरिस हमारा एक अंग्रेज़ का ही आदमी था, विलियम नाम से आपको मालूम चल रहा होगा, है ना। और यहाँ से ये कलमकारी नाम सुन के आप किसी आदमी का नाम नहीं समझ लीजिएगा, ये कलमकारी एक प्रिंट का नाम है, मतलब कि एक डिज़ाइन का नाम है। जैसे हमारा यहाँ पे बिहार में ना मधुबनी प्रिंट, मधुबनी ड्राइंग जो हम लोग कहते हैं, उसी प्रकार से ये है कलमकारी प्रिंट। तो ये है, और लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन क्या है? इंडिगो, है ना, नीला कलर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। चलिए, तो क्या इसका भी इतिहास हो सकता है? हाँ, इतिहास है, इंडिगो का भी एक बड़ा लंबा सा इतिहास है। क्या है देखिए यहाँ पे, अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। इंडिगो के प्लांट से इंडिगो को उपजाया जाता था। आप इंडिगो के प्लांट को भी इंडिगो कह सकते हैं, और जो नील था उसको भी आप इंडिगो कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझिएगा बात को? चलिए, जैसे हम लोग कॉटन प्लांट को क्या कहते हैं? कॉटन प्लांट ही कहते हैं, जिससे हमको कॉटन मिलता है क्या कहते हैं? कॉटन प्लांट कहते हैं। उसी प्रकार से आप कह लीजिए इंडिगो प्लांट, और इंडिगो प्लांट से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंडिगो मिलेगा, है ना। जिस प्रकार से आपको कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है, उसी प्रकार से इंडिगो प्लांट से आपको इंडिगो मिलेगा, नील मिलेगा। और नील का जो भारत का जो नील था ना, अभी आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वाई दी डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें आप ये पढ़ेंगे कि इंडिया के इंडिगो जो हुआ करते थे, जो नील हुआ करते थे, इतना गहरा होता था ना कि मतलब एक बूंद डाल दो पूरा कपड़ा एकदम नीला नीला हो जाता था। उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था, है ना। आज तो खैर डुप्लीकेट आने लगा है, केमिकल बनाने लगा है, उसका उतना ज़्यादा आज उसका क्रेज़ घट गया है, नील का क्रेज़ घट गया। लेकिन पहले के लोग जो हुआ करते थे ना, वो अपने उजले कपड़े में नील लगभग डाल के ही पहनते थे। आज भी आपको गांव में, शहरों में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो भी आज भी अपने धोती में, कुर्ते में, गंजी में, है ना, नील डाल के अपना वो पहनते हैं। एक शौक होता है अपना लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इंडिया में खास करके इंडिगो जो उगाया जाता था वो बहुत ही मशहूर होता था। रिच ब्लू लिखा गया, सोचो, बहुत तगड़ा वाला एकदम। उसके बाद इंडिगो इज लाइक अ ब्लू डाई। ब्लू डाई का मतलब कि, अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि नील तो आजकल हमारा लिक्विड में आता है ना, तो क्या उस समय पे भी लिक्विड में था? नहीं, उस समय पे लिक्विड में नहीं था। उस समय पे एक प्रकार से आप कैसे, आपके घर में वो आता है ना जीरा गोलकी काला कलर का, उसी प्रकार का वो पहले होता था, है ना। वो तो आज के दौर में जो हमारे पास डिब्बा में आता है वो तो केमिकल है, मेनली वो तो केमिकल है ना। तो वो पहले गोलकी के रूप में आता था, गोल गोल के रूप में, प्लांट के रूप में आता था, वो बीज के रूप में आप मेनली कह लीजिए। बीज को आप उसको जोर से दबा दीजिए या फिर उसको जोर से आप मसल दीजिए तो वो पूरा बुलू बुलू हो जाता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, जैसे इसका एग्जांपल आपको देते हैं, काला जामुन, ब्लैकबेरी जिसको हम लोग कहते हैं, उसको काला जामुन जो काला होता है, जो पूरा पक गया हो, उसको एक बार आप हाथ से उसको मसल दीजिए, कितना उसको ब्लू कलर उससे निकलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसी प्रकार का था वो। तो इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम।
जिस समय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय पे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर था। किसका? इंडिगो का। समझ गए? तो इंडिया में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में इंडिगो का खेती बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। जाओ भाई लेके जाओ, हम जितना अपना इस्तेमाल करना उतना इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इंडिगो का भी एक अपना इतिहास रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आपके बुक से एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है वाई दी डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। आखिर क्यों इतना ज़्यादा इंडिया के इंडिगो का डिमांड था? क्यों ज़्यादा इतना था? क्यों लोग इंडिया के ही इंडिगो को खरीदना चाहते थे, नील को खरीदना चाहते थे? क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ तक में कोई डाउट? समझ में आ रहा है बात? बड़ा सिंपल सा है, इसको रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें, है ना। हर एक चीज़ों को आप समझते चले और अपने तरीके से लिखने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।